ठीक है। तो हमें यहाँ से शुरू करना था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21 मेंशन है। आर्टिकल 21 हमने कई केसेस में देखा है। अभी जो इसमें मेंशन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सिर्फ इतना ही मेंशन है। ठीक है, मतलब किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, पर्सन बोला है, सिटीजन नहीं बोला। पर्सन मतलब सिटीजन और फॉरेनर्स, ठीक है, दोनों के लिए ही है। ठीक है, उनकी लाइफ से उनको डिप्राइव नहीं किया सकता, और उनकी पर्सनल लिबर्टी से भी। ठीक है, किसी को बांध नहीं सकते हो, किसी को मार नहीं सकते हो, एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ। जो अगर कोई कानून बना है, जैसे मौत की सज़ा मिलती है, ठीक है, मौत की सज़ा किसके तहत मिलती है? वो कहते हैं ना 302 के तहत इनको मौत की सज़ा मिली, सीआरपीसी नहीं, आईपीसी, आईपीसी। ठीक है, तो वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है। तो जिनको भी मौत की सज़ा मिलेगी वो 302 के तहत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि सरकार इनको चाहे तो मार दे, इनको चाहे तो छोड़ दे, नहीं। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब किसी की जो आज़ादी है, जो जितने भी राइट्स हैं, उसको आप ले नहीं सकते हो ऐसे किसी भी, जब तक कोई लॉ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं उनके पास। नहीं मतलब लॉ बनाओगे तभी उनकी पर्सनल लिबर्टी को कर्व कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों को है, सिटीजन और नॉन सिटीजन, क्योंकि पर्सन का इस्तेमाल किया ना, नो पर्सन, नो पर्सन शैल। ठीक है, नो सिटीजन नहीं कहा, नो पर्सन, तो पर्सन मतलब सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी। ठीक है, फिर गोपालन केस, ये 1950 में फेमस था। ठीक है, गोपालन केस 1950 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया था, एक तरह से, इसलिए ये थोड़ा सा शायद इन्फेमस है। इट हेल्ड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 21 है, उसमें जो प्रोटेक्शन मिला है वो केवल एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ मिला है, एग्जीक्यूटिव के ठीक है, ना कि लेजिस्लेटिव के। ठीक है, लेजिस्लेटिव। तो इसमें यही चीज़ था, क्योंकि ये बहुत इसका कि नैरो इंटरप्रिटेशन है। बाद में इसको बढ़ाया गया, इसको, इसके जो आयाम थे आर्टिकल 21 के, ये बढ़ाए गए। अभी देखेंगे बहुत चीज़ों में आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर इसमें इसका मतलब था कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ और एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। ठीक है, कोई भी लॉ बना के कह देंगे कि इनकी लाइफ या लिबर्टी हम खींच रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, वो केवल एग्जीक्यूटिव पे लगाई, लेजिस्लेटिव पे नहीं लगाई। मतलब लेजिस्लेटिव कोई भी कानून बना के कहेगा कि हम इन लोगों की राइट टू लाइफ और लिबर्टी ले रहे हैं, तो ले सकते हैं इनके हिसाब से। ठीक है, दिस इज बिकॉज एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्रेशन प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस लॉ कंटेन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अंतर क्या है? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि कोई कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, मतलब बिल इंट्रोड्यूस होगा, उस पर डिबेट होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया, असेंट के बाद उसको नोटिफाई किया गया और वो लॉ बन गया, एक्ट बन गया। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, अब उस पर रूल बनेगा कि भाई इस ये केस होता है, अगर ऐसा होता है तो ये इनकी लाइफ लिबर्टी ले सकते हैं। ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि आपने जो कानून बनाया है, ठीक है, वो उसका इंटेंट क्या है, इंटेंट सही है कि गलत है? जो आपने कानून, जो आप कानून बना रहे हो या बनाया है, उसका इंटेंट सही है गलत, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाता है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, जापान से है, और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। ठीक है, तो किसी लॉ की जो वैलिडिटी है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। प्रोसीजर में ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि वो अनरीजनेबल है या अनफेयर है या अनजस्ट है। ये प्रोसीजर में नहीं देखी जाती है। आप कुछ भी कानून बना सकते हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया, कानून बना दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कानून गलत है या बेकार है या अनजस्ट है। ये जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाएगा, तब वहाँ देखोगे कि वो अनफेयर है या अनजस्ट है या अनरीजनेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कब कहा था, मेनका गांधी केस में, मेनका केस में 1978, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बट हाँ, ये मतलब पहले उसी में कहा था, उसमें कहा बाद में 1978 वाले में कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन गोपालन केस बाई टेकिंग वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। और क्या कहा था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। ठीक है, रीजनेबल, फेयर और जस्ट, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, in effect the person under article 21 should be available not only against arbitrary
executive action but also against arbitrary legislative action, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी केस जो था, या मनेका गांधी, जैसे पढ़ लो, मेनका गांधी केस है ये, 1978। 1978 इसमें दो चीज़ें लाई। एक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये था, जिसमें बताया कि जो कानून बनाया जाएगा वो कौन बनाता है कानून भाई, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। गोपालन केस में लेजिस्लेचर को फ्री रन मिला था कि आप कोई भी कानून बना सकते हो, चाहे वो अनजस्ट हो चाहे जैसा हो, ठीक है, अनफेयर, अनजस्ट हो, अनरीजनेबल हो, आप कोई भी कानून बना सकते हो लेजिस्लेटिव। लेकिन मेनका गांधी केस में कहा गया कि जो भी कानून बनाएगा लेजिस्लेशन वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। इसको चेक करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Court held that right to life as embodied in Article 21 is not merely confined to animal existence or survival, but it includes within ambit its right to live with human dignity and all those aspects of living, all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living, ठीक है। मतलब पहले वाले में क्या कहा था कि जो राइट टू लाइफ है वो केवल आपके बॉडीली एग्जिस्टेंस पे है, कि उतना ही है आपका राइट टू लाइफ, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन मेनका गांधी केस में कहा कि जो आपका राइट टू लाइफ है, किसी भी बंदे का राइट टू लाइफ है, वो केवल उसके एग्जिस्टेंस को लेकर नहीं है कि वो बस जिंदा है, ठीक है, उसकी जो मतलब डिग्निटी है उसको भी इंक्लूड करेगा इसमें, प्लस और भी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं, कंप्लीट करती हैं और उसके जीवन को सार्थक बनाती हैं, वो भी इंक्लूड होगा राइट टू लाइफ में, ठीक है, ठीक है। It also ruled that expression personal liberty in Article 21 is widest amplitude. It conveys variety of right that go constitute personal liberties of man, ठीक है। जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, वो कई और चीज़ों को भी सम्मिलित करती है जो राइट टू लाइफ को इनरिच करती है एक तरह से, ठीक है। तो इसी के बाद उन्होंने कई और चीज़ें तमाम जजमेंट में इंक्लूड किया कि राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। तो पहला क्या था इसमें, पहला था राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, right to shelter, right to health, right to education up to 14th year of age, right to free legal aid, ठीक है। right against solitary confinement, ठीक है, solitary confinement मतलब जेल में आपको बंद किया है लेकिन अलग से नहीं बंद किया है, ठीक है, वैसा। फिर स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, मतलब किसी को हथकड़ी बांधना उसके खिलाफ, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ये फांसी की सजा के केस में है एग्जीक्यूशन, ठीक है। कि जिसका अगर फांसी की सजा मान लो कि 20 तारीख है, 20 तारीख को उसको फांसी की नहीं हुई तो डिले हो गया, फिर डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसकी जो सजा फांसी की सजा है वो हटा दी जाती है कई बार, उसको लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, ये देखा होगा आपने कई बार। फिर राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, मेनका गांधी का केस मेनली यही था, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये तो और इसमें भी है, आगे भी है, ठीक है, देखेंगे। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, जो कस्टोडियल टॉर्चर का हमने कई बार केस सुना है, उसके खिलाफ भी राइट है ये, राइट मतलब आर्टिकल 21, ठीक है। इसके अलावा क्या है, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ठीक है। कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ इमरजेंसी मेडिकल एड रखा होता है, खासकर गवर्नमेंट ऑफिस में। फिर राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट नॉट टू ड्राइव आउट ऑफ स्टेट, किसी को राज्य के बाहर नहीं निकाल सकते। फिर राइट टू फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्रिजन्स टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब कोई जेल में बंदा है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि एकदम उसको उसके जीवन से अलग ही कर दो, मतलब सारी चीज़ें अलग कर दो, उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ठीक है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, पब्लिक हैंगिंग नहीं होती, हैंगिंग होती है अपने यहाँ, पब्लिक हैंगिंग नहीं होती, ये ईरान में आप देखोगे पब्लिक हैंगिंग, ठीक है, अपने यहाँ नहीं होती है, शायद ईरान में ही, ईरान और अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा पब्लिक हैंगिंग, अभी तो शायद वहीं होती है। पब्लिक एग्जीक्यूशन इस्लामिक कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सऊदी अरब में मिल जाता है, हैंगिंग तो नहीं, वहाँ तो सीधा सर काटते हैं, अलग ही केस, ठीक है। फिर राइट टू रोड इन हिली एरियाज, अब ये अलग है, हम लोगों ने सुना नहीं था, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसी से आरटीआई आया है बाद में, ठीक है। राइट टू रेपुटेशन, किसी का डिग्निटी जो है उसको मेंटेन करना। फिर राइट टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, किसी के खिलाफ जो जजमेंट आया है उसको अपील कर सकता है, मान लो हाई कोर्ट में आया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, वैसा। फिर राइट टू फैमिली पेंशन, ठीक है, राइट टू फैमिली पेंशन, अभी किस केस में नहीं पता। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, अब ये पता नहीं क्या है, बार फेटर्स देखना पड़ेगा।
टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, राइट टू स्लीप, आपको सोने का अधिकार है, आपकी स्लीप नहीं डिस्टर्ब कर सकता। ये वाला रामदेव का केस था, ठीक है, बाबा रामदेव का, 2012 के आसपास, ये 2012 के आसपास का केस है। जब वो सॉरी 2012, जब वो सो रहे थे ना, तब पुलिस रेड पड़ी थी और उनको उठ के भागना पड़ा था। तो राइट टू स्लीप उसी के बाद आया था, ठीक है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और राइट टू अपॉर्चुनिटी। ये 32 अलग अलग राइट हैं, अलग अलग केसेस से आए हैं, ठीक है। और ये सारे ही आर्टिकल 21 में इंक्लूड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ये बाद में आया है, ठीक है। इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आया था, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो चिल्ड्रन है 6 से 14 के बीच में, उनको स्टेट जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जैसा कि वो चाहेंगे, मतलब जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से। तो दस प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, उसको ही फंडामेंटल राइट बनाती है, हायर एजुकेशन को नहीं। मतलब जो कक्षा, मान लो कितना, 8 तक है, 14 साल का बच्चा 8 तक ही होगा, 10 तो नहीं पूछेगा। तो 8 तक की जो 8 क्लास तक की एजुकेशन है वो समझ लो फ्री ऑफ वो है, कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि शायद 10th में होने के लिए 15 साल या 16 साल की उम्र वो है नेसेसरी, ऐसा कुछ था जहाँ तक मुझे पड़ता। फिर दिस अमेंडमेंट इज अ मेजर माइलस्टोन इन कंट्रीज, कुछ ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सब तो ठीक है। हाँ, और इसी के ही तहत एक और इंक्लूड किया गया था आर्टिकल, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4, ठीक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है, डीपीएसपी में, डीपीएसपी में है ये, ठीक है। ठीक है, इट डीपीएसपी था तो डीपीएसपी को तो कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट हो गया है, फंडामेंटल राइट हो गया तो कोर्ट इसको इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है। सही है, ठीक है। ठीक है, अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब पहले जो था उसको चेंज कर दिया गया, जो लिखा उसमें था। आर्टिकल 45 में क्या चेंज लाया गया, द स्टेट शैल endeavor टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। इट ऑल्सो एडेड, नया क्या ऐड किया है, अच्छा, आर्टिकल 51A में क्या है, it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to और and 14, 6 से 14 साल के बच्चों के बीच को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। सॉरी 14 साल, ठीक है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया था, फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये 1900 मतलब हाँ 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। इसमें कहा था कि जितने भी चिल्ड्रन हैं या सिटीजन हैं, जो उनको राइट टू फ्री एजुकेशन होना चाहिए जब तक वो 14 साल की उम्र ना कंप्लीट कर लें, ठीक है। जितने भी चिल्ड्रन हैं या सिटीजन हैं इंडिया के जो 14 साल से कम उम्र के हैं, उनको एक तरह से राइट टू फ्रीडम एजुकेशन है, ठीक है। ठीक है, इस राइट को, हिज राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। मतलब उनको अधिकार है, लेकिन स्टेट का अपना हक है कि वो कितना दे सकते हैं, कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में ही इसी को ही सार्थक करने के लिए आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट ने, ठीक है। फिर ठीक है, मतलब शुरू में तो इन्होंने कहा था कि सारे अधिकार हैं, मतलब कितना भी एजुकेशन ले सकते हैं। बाद में इसको कोर्ट ने ओवररूल किया था कि जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, वो सिर्फ मतलब प्रोफेशनल लेवल पर नहीं है, ठीक है। विच डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडेड प्रोफेशन। अच्छा, पहले ये था कि उनको किसी भी लेवल तक है, लेकिन बाद में उसको ओवररूल किया था इस केस में 1992 में, ठीक है। तो वो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक वो रह गए, प्राइमरी एजुकेशन तक। आर्टिकल 21A, इसको राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट जिसको कहते हैं, इसी के तहत आया था 2009 में, ठीक है। ये जो एक्ट था, ये सभी बच्चों को एक तरह से फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइड कराने के लिए आया था। इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ फॉर्मल स्कूल विद विच सर्टिफाई सर्टेन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नॉर्मली ये था कि जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, फ्री और क्वालिटी कह सकते हैं, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन, कुछ एक स्टैंडर्ड का क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। तो उसी लिए ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको आरटीई एक्ट कहते हो। आरटीई एक्ट ये 2009 में आया था, 2009 में। ठीक है। दिस लेजिस्लेशन इज एंकर्ड इन बिलीव दैट द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, social justice and democracy and the creation of just and human society can be achieved only through provision of inclusive elementary education in all। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो इन्होंने सिर्फ प्रोविजन बनाया 2001 2009 वाला जो एक्ट था, इसमें फिर रिजर्वेशन भी दी गई ना बच्चों को। जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन भी दी गई, अभी वो शायद आगे दिखाएं। तो उसमें केस था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें देना चाहिए कि नहीं देना रिजर्वेशन ये वाला। ठीक है। तो उनको इनको एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी एजुकेशन को एक्सेप्शन है, बाकी को नहीं है। प्राइवेट संस्था को नहीं है, प्राइवेट संस्था को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी वाली। ठीक है। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। जो आर्टिकल 22 है ये अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ है। इसमें क्या कहता है, दो तरह की डिटेंशन होती है। ठीक है, दो तरह की होती है, कौन सी? प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब जिसको किसी को पनिश करना हो, उसको किसी ऑफेंस, कोई ऑफेंस किया हो उसके बाद उसको डिटेंशन मिलते हैं। ठीक है। और या कोर्ट के कन्विक्शन के बाद देते हैं। ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी को कोई खतरा है किसी दूसरी चीज से, या ट्रायल के लिए, मतलब किसी को कोई खतरा है उसमें लेते, उस केस में लेते हैं। ठीक है। या कन्विक्शन है कोर्ट का, तब लेते हैं। ठीक है। तो दो तरह की डिटेंशन है। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव यानी एक पनिशमेंट तौर पे। ठीक है। अब अगर कोई उसने ऑफेंस कर दिया है तब उसको डिटेंशन में लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एफआईआर होगी किसी खिलाफ तो उसको ले गई पुलिस। ठीक है, तो वो एक तरह से प्यूनिटिव डिटेंशन है, उसको ले गए। ठीक है, क्योंकि वो जेल नहीं होता उस समय। और या कोई कन्विक्शन हो कोर्ट में तब ले जाते हैं। प्रिवेंटिव में क्या है कि ये डिटेंशन होती है बिना किसी ट्रायल के या कन्विक्शन कोर्ट के, मतलब एक तो कोर्ट केस था और इसमें बिना कोर्ट के केस है। ठीक है। इट्स पर्पज इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस। दोनों ही केस में होता है इन नियर फ्यूचर। इसमें कहते हैं कि वो कोई क्राइम ना करे इसलिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख रहे हैं। ठीक है, जो प्रिवेंटिव वाला होता है। थस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली प्रिकॉशनरी मेजर बेस्ड ऑन सस्पिशन। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि ये कुछ ऐसा कांड करेगा इसलिए। ठीक है। ठीक है। फिर आर्टिकल 22 है टू पार्ट्स। इसमें कौन कौन सा? पहला पहला जो है वो केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है। दूसरा कौन सा है? जो केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से डील करता है। ठीक है। तो पहले पार्ट में जो है वो क्या क्या है? ठीक है, उनके जो राइट है किसी पर्सन के, वो किस चीज़ के खिलाफ है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, उनको किस लिए अरेस्ट किया है ये बताना पड़ेगा। राइट टू कंसल्ट और एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, जो लॉयर है एक तरह से। ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर ही समझ लीजिए। ठीक है, उनको ये अधिकार है कि वो अपने मतलब लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकें या उनको वो डिफेंड करें। ठीक है, दोनों अधिकार है। फिर राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है, किसी को जब प्रिवेंशन डिटेंशन रखते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, उसमें वो भी इंक्लूड है कि कितना देर उनको टाइम लगा वहाँ आने में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 ईयर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉराइज फर्दर डिटेन। मतलब 24 घंटे के बाद उनको रिलीज करना पड़ेगा, 24 घंटे के बाद उनको रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं रिलीज करो तो वो नहीं रिलीज किए जाएंगे। ठीक है। These safeguards are not available to an enemy alien or to person arrested or detained under preventive detention। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, प्यूनिटिव वाले केस में था ये, प्रिवेंटिव वाले में नहीं है ये चीज़। ठीक है, प्रिवेंटिव वाले में ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स एंड डिपोर्शन ऑफ एन एलियन। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 22 में पहला वाला पार्ट है वो क्या क्या कवर नहीं करता। वो अगर किसी कोर्ट ने या सिविल अरेस्ट हुआ, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, या वो सिविल अरेस्ट हुआ, या अगर इनकम टैक्स नहीं देता है तो जब उसको अरेस्ट करते हैं, या किसी एलियन, मतलब कि एलियन मतलब कोई फॉरेनर, उसको जब डिपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस केस में ये चीज़ें वैलिड नहीं है। उस केस में वो लंबा जा सकता है 24 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, दे अप्लाई ओनली टू एक्ट ऑफ क्रिमिनल और क्वाजी क्रिमिनल नेचर। ठीक है, क्वाजी क्रिमिनल नेचर और सम एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इन केसेस में अप्लाई होता है ये लॉ। ठीक है।
फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन, इंक्लूडिंग किस किस केस में, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट्स sufficient cause for extension of detention. The board is consist of judges of high court, ठीक है। ground of detention should be communicated to the detentee, ठीक है। fact considered the fact considered to be against the public interest and not to be disclosed। अच्छा, the detainee should be afforded an opportunity to make representation against the detention order, ठीक है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में है, ये बी वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है आर्टिकल 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें क्या क्या कंडीशन है, ये किसी सिटीजन और एलियन दोनों के केस में है, ठीक है। इसमें दोनों इंक्लूड है। इसमें कह रहा है कि उनकी जो डिटेंशन होगी वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, 30 दिन से, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, नहीं 3 महीने, सॉरी 3 महीने, 3 मंथ, 3 महीने ज़्यादा नहीं होगी अनलेस अनटिल कोई एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड न करे कि इस 3 महीने को बढ़ा दो, ठीक है। और उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस कहेंगे कि भाई इनके 3 मंथ से ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, तो बढ़ा दी जाएगी। अदरवाइज वो 3 मंथ के बाद रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो डिटेंशन है उनका उनका मतलब बताया जाएगा कि क्यों आपको डिटेन किया गया है, जिनको डिटेन किया गया है उनको बताया जाएगा कि क्यों डिटेन किया गया है। और जो भी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ही करेंगे डिटेन, उनको डिटेन पब्लिक इंटरेस्ट में करेंगे, लेकिन वो जो फैक्ट कंसिडर किए जाएंगे वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे पब्लिक में, ठीक है। फिर जो डिटेन्यू है उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने ऑर्डर के अगेंस्ट, मतलब जो भी उनको डिटेंशन का ऑर्डर है उसके खिलाफ वो जा सके, रिप्रेजेंट कर सकें अपने आप को, ठीक है। Article 22 also authorizes the Parliament to prescribe the circumstances and the classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law without obtaining the opinion of an advisory board. The maximum period for which a person can be detained in classes of cases under preventive detention or procedure to be followed by an advisory board in inquiry, ठीक है। मतलब इसमें कह रहा है आर्टिकल 22 में कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ ऐसे लॉ बना सकती है जिसमें वो कुछ खास केसेस में किसी का जो डिटेंशन है उसको 3 मंथ से ज़्यादा रख सकती है, ठीक है, बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड के। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि भाई इस क्राइम, अगर कोई ये क्राइम में इन्वॉल्व होता है उसको अगर डिटेन करना है, पता करना है, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर सकते हो, ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा कर सकते हो, 3 मंथ से ज़्यादा कर सकते हो, तो वो माना जाएगा, वो वैलिड है, ठीक है। और उसमें मतलब किसी भी एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस और ठीक है, उसमें किसी एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एडवाइजरी बोर्ड है तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी उसमें मेंशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर 44th अमेंडमेंट आया था 1978 में। इसमें जो डिटेंशन था उसको कम कर दिया गया था। किसी भी एडवाइजरी बोर्ड के अगर नहीं लेते हो तो 3 से 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन ये प्रोविज़न अभी तक शायद इन्फोर्स नहीं किया गया। ओरिजिनल पीरियड 3 मंथ ही अभी भी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। Constitution had divided the legislative power with regard to preventive detention between parliament and state legislature, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो पावर है वो डिवाइड है। पार्लियामेंट अलग बना सकती है कानून, ठीक है, पार्लियामेंट अलग बना सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज अलग बना सकती हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग पावर है। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज state legislature can concurrently make laws of preventive detention for reasons connected with security of state, maintenance of public order and maintenance of supplies and services essential to community, ठीक है। देखो, मतलब इसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकती हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसको एक्सक्लूसिव पावर है किस किस केस में, डिफेंस के केस में, फॉरेन अफेयर्स के केस में और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के केस में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। और जो दोनों के पास सेम सिमिलर पावर है किस किस केस में, मतलब पार्लियामेंट और असेंबली सिमिलर पावर किस किस केस में है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल फॉर कम्युनिटी। इन केसेस में पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली
दोनों ही लॉ बना सकती हैं, ठीक है। तो कई सारे जो लॉज बन चुके हैं वो मेंशन है, ये देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो 69 में एक्सपायर हो गया था। फिर मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 जिसको रिपील किया गया था 78 में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट ये 74 में बना था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ये 1980, ठीक है। टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1985 जिसको रिपील किया गया था 1995 में, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेड इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ये 1988 में बना था। फिर पोटा ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जिसको रिपील किया गया था 2004 में, 2002 में बना, 4 में रिपील किया गया। फिर ये बना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1969 जिसको कई बार अमेंड किया गया 2004, 2008, 2012, 2019 में, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी डील करते हैं, किसी खास मतलब क्राइम से भी डील करते हैं, और इसमें प्रिवेंशन ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा का है, ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडिया हैज़ डन इन इंडिया एट इज इट डन इन इंडिया। Unknown in USA, it was resorted to in Britain only during First and Second World War time. In India, preventive detention existed even during British rule. For example, Bengal State Prisoners Regulating Act or Defense of India Act of 1813 provided for preventive detention. मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो लॉज हैं वो केवल इंडिया में ही कह रहा है एग्जिस्ट करते हैं। यूके में 2 बार था जब वर्ल्ड वॉर थे, और यूएसए में तो कभी नहीं बना ऐसा, ठीक है। और अपने यहाँ जब कॉलोनियल रूल था तो उसके टाइम भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल थे। बंगाल स्टेट प्रिविजन रेगुलेशन जो 1818 का था, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1839 का था, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड थे प्रोविजन, ठीक है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 ये एग्जिबिट करता है बेगारी, बेगारी मतलब फोर्स लेबर, जहाँ पर किसी से काम कराते हैं और पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, बेगारी कहते हैं उसे। फिर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, उन सबको भी एक तरह से बैन करता है, प्रोहिबिट करता है, ट्रैफिकिंग को भी और बेगारी को भी। एनी कंट्रोवर्शन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ मतलब क्या हुआ कि सरकार को या जो लेजिस्लेचर है उसको कानून बनाना पड़ेगा ताकि किसी को पनिश कर सको अगर वो किसी से बेगारी कराता है या ट्रैफिकिंग करता है, ठीक है। दिस राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, मतलब फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को ही ये राइट है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, ठीक है। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन इंक्लूड, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है, लाइक गुड्स। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, देवदासीज या स्लेवरी, ठीक है, देवदासीज और स्लेवरी इनको भी मतलब वो किया गया है, प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। पनिश टू पनिश दिस एक्ट पार्लियामेंट हैज मेड इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ये एक्ट बना था 1956 में, ठीक है, ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए। बेकार का मतलब है कोई कंपलसरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, कोई पैसा नहीं दे रहा काम करा रहे हो, ठीक है। इट वॉज पिक्यूलियर इंडियन सिस्टम अंडर द लोकल जमींदार, अच्छा जमींदार जो काम कराते थे पहले बेगारी कराते थे ना किसी से, तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करती है ऐसे किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या लेबर है, बॉन्डेड लेबर को भी बैन करती है, ठीक है। द टर्म फोर्स लेबर वॉज मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, कोई काम नहीं करना चाहता फिर भी उसे काम करा रहा है, भले पैसा दे रहा बाद में, वो भी मना है, ठीक है। वर्ड फोर्स इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल लीगल और लीगल फोर्स बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज, जैसे किसी ने उधारी ले ली, अब उसको तुम कह दो कि तुम्हारा उधार चुकाओ या हमारा काम करो, ठीक है, वो चीज़ भी इसमें फोर्स लेबर आएगा, ठीक है। वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज, ठीक है, तुम कह दो कि हम काम, तुम इतना हमारा हमसे तुमने उधार लिया है, अब तुम हम तुमको कम रुपया देंगे लेकिन तुम हमारा काम करो, ठीक है, तो वो भी फोर्स लेबर के डेफिनेशन में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम एज वेज एक्ट 1945, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये सब बनाए गए, ठीक है। आर्टिकल 23 और भी क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेप्शन टू डू दिस प्रोविजन इट परमिट स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, जैसे मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस फॉर विच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे, ठीक है। मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या दिया गया है कि स्टेट जो है
वो कुछ कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर इम्पोज कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस, और उसके लिए वो पे नहीं करेगी, आपको कहेगी आओ लड़ो, ठीक है, जाओ। या सोशल सर्विस कोई भी और काम करने के लिए कह सकती है, ठीक है। However, in imposition such service, state is not permitted to make any discrimination on ground of only on religion, race, caste और class। मतलब इन बेसिस पर वो नहीं कर सकती डिस्क्रिमिनेशन, वो कहेगी सबको, सब लोग आओ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के, रेस के, रिलीजन के लोग नहीं चाहिए, सारे लोग चाहिए वैसा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम के, उनको किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, किसी भी फैक्ट्री, माइन या कोई भी हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या रेलवे की, उसमें काम नहीं देना है, ठीक है। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क, ठीक है। जो इस बार इसीलिए हम लोग कई बच्चे जो देखते हैं जो ढाबे वगैरह काम करते हैं उनको हमने देखा, ठीक है, उसके लिए भी आल्दो कानून बना बाद में, लेकिन वो भी इतना सही से नहीं है, मतलब उसका इन्फोर्समेंट सही से नहीं है। इसीलिए कई सारे कानून मैंने देखो, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1951, अप्रेंटिसशिप 1961, ठीक है। बीड़ी सिगार वर्कर एक्ट 1966, और ठीक है, इसी तरह कई सारे एक्ट बने हैं जो कुछ सिमिलर, मतलब कुछ पर्टिकुलर एज तक लिमिट करते हैं बच्चों को कि इनमें उनको नहीं काम देना है, ठीक है। कुछ सर्टेन एज उन्होंने फिक्स की है सब में, ठीक है। नॉर्मली 14 साल है, कुछ में 16 भी हो गए, कुछ में 18 भी हो गए, ऐसा करके, ठीक है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर्स हैं उनको फाइन अगर जब पड़े, जैसे 200 2000 की फाइन पड़ रही है, मतलब उनकी फाइन जो भी पड़ेगी वो इस फंड में जाएगा। हर बच्चे के लिए हर बच्चे के लिए 2000 फाइन पड़ेगा कि जिनको भी उन्होंने एम्प्लॉय किया है, जो बच्चे हैं, मतलब 14 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है। उनको अगर एम्प्लॉय किया है तो हर बच्चे के लिए उनको 2000 रुपये 20,000 रुपये फाइन देनी पड़ेगी, और वो इस चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड में जाएगा पैसा, ठीक है, ठीक है। फिर कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ठीक है, was enacted to provide for establishment of national commission and state commissions for protection of child rights and children's court, ठीक है। ये सब इसमें इस एक्ट में आता, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, इसमें दो चीज़ें स्टेब्लिश की गई थी, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रंस कोर्ट, ये तीन चीज़ें स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। जो बच्चों के, मतलब बच्चों के केस में जो केसेस होते हैं उसको स्पीडी ट्रायल, ठीक है, के लिए, ताकि उनके जो राइट वायलेट हो रहे हैं उसको देख सकें, ठीक है। 2006 में जो सरकार है उसने क्या किया, उसने बैन किया था क्या, बच्चों को किसी भी डोमेस्टिक सर्वेंट या वर्कर के रूप में, या किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्री, रिसोर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स, यहाँ सब उनको एम्प्लॉयमेंट देने से मना किया, ठीक है, वहाँ प्रोहिबिट किया है। इट वॉन्ट एनी वन एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो 14 ऑफ एज वुड बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पीनल रेगुलेशन, ठीक है। इसी के केस में फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 और अमेंडमेंट द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट 1986, और जो प्रिंसिपल एक्ट था उसको चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 किया, ठीक है। ये तीन बाद में बने लॉ हैं, इसको देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे अगले में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।